स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल यूनिएग्जाम आईएएस में। अभी तक हमने जिन किताबों के बारे में चर्चा की है आपसे वो फिक्शन पर आधारित थे। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो नॉन फिक्शन है और गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज के बारे में बात करेंगे हम। बहुत संक्षेप में बात करेंगे जिससे कि आपको हिंद स्वराज के बारे में थोड़ी जानकारी मिले। और गांधीवाद पर एक अलग क्लास हम कभी फिर लेंगे। तो हिंद स्वराज किताब के बारे में मूलतः यह गुजराती में लिखी गई थी। जब दक्षिण अफ्रीका से छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी और 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी गई थी। यह किताब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। क्वेश्चन भी पूछते हैं और आंसर भी लिखते हैं। गांधी ही क्वेश्चन पूछते हैं और गांधी ही आंसर लिखते हैं। तो गांधी उन लोगों का क्वेश्चन पूछते हैं जो उनसे हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं और वो खुद आंसर भी देते हैं। उन कॉन्ट्राडिक्टरी बातों का आंसर वो इस किताब में देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह किताब ऐसी है कि बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। यह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान सिखाती है और पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल खड़ा करती है। मतलब कि एक ऐसी किताब है ये कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह गांधी के आदर्शों सत्य अहिंसा इस पर आधारित थी। गांधी जी कहते हैं कि भारत की गुलामी के पीछे अंग्रेजों की शक्ति और सामर्थ्य का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना कि स्वयं भारतीयों की आपसी फूट का। अगर हम अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई भी शासक हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है। इसलिए वो आगे कहते हैं कि भारत में जरूरी है कि संतोष की जगह असंतोष को फैलाया जाए। क्योंकि अगर आप अपने यथा स्थिति से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अपने स्थिति से असंतोष रखना ही पड़ेगा। जब तक आप असंतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे एक संस्कृत में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं कि संतोषम परम सुखम। उसके आगे की लाइन ये भी है कि असंतोष श्रेय मूलकः। संतोष से तो बड़ा सुख मिलता ही है पर संतोष श्रेय का मूल है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको असंतुष्ट होना पड़ेगा। असंतुष्टि आपको अपनी यथा स्थिति से हटाती है। तो गांधी कहते हैं कि भारत में अगर स्वराज लाना है तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्टि व्यक्त करनी पड़ेगी और यही असंतुष्टि आक्रोश में बदलेगी। यह आक्रोश आंदोलन में बदलेगा और आंदोलन आपको स्वतंत्रता दिलाएगा। स्वराज और सत्याग्रह। स्वराज का अर्थ उन्होंने बताया कि स्वयं पर नियंत्रण, मन एवं इंद्रियों पर विजय होने पर मन में निर्भरता आएगी, तभी आप बाह्य स्वराज या राजनीतिक स्वराज की कल्पना कर सकते हैं। गांधी एक पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वो स्वराज के बारे में ये कहते हैं कि स्वराज का शाब्दिक अर्थ जो है वही आपका स्वतंत्रता के लिए ले जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि स्वयं पर राज करना, अपने मन और इंद्रियों पर राज करना। इसीलिए गांधी स्वयं भी इन चीजों को फॉलो करते थे, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो या ब्रह्मचर्य हो, उसको गांधी फॉलो करते थे। किस लिए? कि वो अपने आप से जो युद्ध होता है उसको लड़ सके और जीत सके। हालांकि गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के ऊपर काफी उनकी आलोचना की गई है, लेकिन इसकी चर्चा हम एक जो गांधीवाद की वीडियो बनेगा उसमें हम आपसे विस्तृत रूप से करेंगे। फिलहाल हम हिंद स्वराज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि स्वराज तभी आ सकता है जब आपको स्वयं पर राज करने की शक्ति हो, जब आप अपने मन एवं इंद्रियों को संतुलित कर सकें, साध सकें और फिर आगे बढ़ सकें। तभी आपका बाह्य स्वराज, चाहे वह राजनीतिक स्वराज हो चाहे आर्थिक स्वराज हो, तभी आपकी प्राप्ति हो सकती है। सत्याग्रह। इसका अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह कमजोरों के लिए नहीं है। तोप चलाना आसान है परंतु तोप के मुंह पर जाकर खड़े हो जाना यह साहस की बात है। सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार हैं। उसे चाहे जैसे काम में लिया जाए, जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है, वो दोनों सुखी होते हैं। सत्याग्रह गांधी के लिए एक ऐसा टूल था जिसके द्वारा
वो मास मोबिलाइजेशन करने में सफल हुए। उनका कहना था कि सत्याग्रह करने के लिए सत्य अहिंसा जरूरी है और कमजोरों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप तोप के मुंह पर खड़े हो जाते हैं तो इसके लिए आपकी बहुत ताकत चाहिए। आप अगर किसी हिंसक व्यक्ति के सामने अहिंसक खड़े हैं तो निश्चित रूप से आप में आत्मबल बहुत ज्यादा है, तभी आप खड़े हो सकते हैं। और इसी सत्याग्रह को पूरा करने के लिए वो स्वराज की प्राप्ति की बात करते हैं कि जब तक आपको स्वयं पर राज नहीं हो जाएगा, आप स्वयं पर शासन नहीं कर सकते हैं, तब तक आप सत्याग्रह के सही सिपाही नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात की एक ऐसी दोधारी तलवार है कि जिस पर चलाई जाए और जो चलाता है, दोनों में से किसी को हानि नहीं पहुंचती है, किसी का गला नहीं सूखता है, किसी का रक्त नहीं बहता है, और अपने जो उद्देश्य हैं उसमें व्यक्ति सफल हो जाता है। सत्याग्रह के प्रति जो गांधी ने अवधारणा दी वो मास मोबिलाइजेशन करने का एक बहुत बड़ा टूल था, और लोगों में एक आत्मबल भी आया कि हम इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है या जो ऑपरेसर हैं उनके खिलाफ अपना आंदोलन चला सकते हैं। एक सत्याग्रही को किसी सेना की जरूरत नहीं होती है। सत्याग्रह को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। जिन लोगों ने अपने हथियार पाने के लिए खुद दुख सहन किया, उनका दुख सहन के ढंग के लिए यह शब्द बढ़ता गया है। इसका ध्येय लड़ाई के ध्येय से उल्टा है। जब मुझे कोई काम पसंद ना आया और उसे मैं ना करूं तो उसमें मैं आत्मबल का उपयोग करता हूं। जाहिर सी बात है कि एक हिंसक व्यक्ति आपसे हिंसा के बल पर कोई काम करवा सकता है, लेकिन अगर आप सत्याग्रही हैं और आप में आत्मबल है तो कोई भी आपके मन के विपरीत नहीं जा सकता है, चाहे वो ब्रिटिश सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन उस स्तर पे जाने के लिए आपको पुनः से स्वराज की प्राप्ति करनी पड़ेगी। कौन से स्वराज की? जो कि गांधी कहते हैं स्वयं पर राज करने की। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिकता को राजनीति में लाया और उसका सफल प्रयोग करके पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श स्थापित किया कि आध्यात्मिक राजनीति भी की जा सकती है। जब हम गांधीवाद पढ़ेंगे तो गांधी के सारे पहलुओं पर बात करेंगे। फिलहाल हिंद स्वराज। गांधी से फिर पूछा जाता है कि आखिर शिक्षा क्या है, तो गांधी उसमें जवाब देते हैं कि शिक्षा का अर्थ है यह केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, लोगों को लिखना पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा कहलाता है। भूगोल, बीजगणित, रेखागणित, खगोल विद्या सीख लेना असली शिक्षा नहीं है, बल्कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका शरीर और मन उसके वश में है, जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, जो दूसरे को अपने जैसा मानता है। आप देखिए कि गांधी के स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है और जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, उस सब में उनका जोर किस पर है? व्यक्ति पर है। क्योंकि गांधी का ये मानना था कि व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है, व्यक्ति ही समाज के केंद्र में है और व्यक्ति से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जो समाज की धुरी है वो व्यक्ति है और व्यक्ति का सुधार अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना गुलामी की बुनियाद को और मजबूत करना है। हमें अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, धर्म की, नीति की शिक्षा देनी चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें हाथों का उपयोग हो। गांधी ये किताब 1909 में लिख रहे हैं, तो वो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए उसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि आप अपनी भाषा में शिक्षा दीजिए। अपनी भाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा समझ पाएंगे और अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और शायद इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो मसौदा तैयार किया गया उसमें यही कहा गया है कि जो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा हो वो मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ किस पे आधारित है? आप इस हिंद स्वराज को पढ़ते हुए जानेंगे कि वो व्यक्ति पर आधारित है। वो व्यक्ति का समग्र सुधार चाहते हैं और किसके द्वारा चाहते हैं? आध्यात्मिकता के द्वारा चाहते हैं। और उस आध्यात्मिकता को उन्होंने सांसारिकता में तब्दील किया है। आगे देखते हैं गांधी के दूसरे वचन। गांधी से जब पूछा गया कि मशीनों के बारे में आपका क्या राय है, ये हिंद स्वराज की किताब जो पूरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में है, तो गांधी से पूछा गया कि आप, सुना है आप मशीनों के विरोध करते हैं। गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मशीनों का विरोध कर ही नहीं सकता,
क्योंकि मुझे पता है कि मशीनें हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, और मैं कैसे कर भी सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जो हमारा शरीर है वो एक नाजुक यंत्र है, और जिस दांत कुरेदनी से हम दांत कुरेदते हैं वो भी यंत्र है, जो चश्मा मैं पहनता हूं वो भी एक यंत्र है। तो मेरा जो कहना है वो ये नहीं कि आप मशीनों के खिलाफ हूं मैं, मेरा तो मत ये है कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं, इस अंधाधुन मशीनीकरण के खिलाफ हूं, क्योंकि मशीनीकरण व्यक्ति का अमानवीकरण कर देती है, और मशीनों के पास जाने से व्यक्ति भी मशीन होते जाता है, और व्यक्ति में जो संवेदना है, भावना है, वो सब खत्म होती जाती है। इसलिए मेरा मशीनों से दुराव नहीं है, मेरा मशीनीकरण से दुराव है। आप देख रहे हैं कि गांधी के इस कॉन्सेप्ट में भी व्यक्ति ही आ रहा है कि मेरा मशीनों से विरोध नहीं है, मेरा मशीनीकरण से है, क्योंकि ज्यादातर मशीनीकरण व्यक्ति को मशीन बना देगा और व्यक्ति का अमानवीकरण हो जाएगा। रेलगाड़ियां, वकील और डॉक्टर। गांधी ने हिंद स्वराज में रेलगाड़ियों की आलोचना की है, वकीलों की आलोचना की है, डॉक्टरों की आलोचना की है। रेलगाड़ियों की आलोचना किस आधार पर की है? गांधी कहते कि हिंदुस्तान को रेलों, डॉक्टरों और वकीलों ने कंगाल बना दिया है। कैसे? रेलवे। अगर रेल ना हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा। रेल महामारी फैलाती है, संक्रामक रोग सारे देश में नहीं फैल पाएंगे। रेल से अकाल बढ़े हैं, बुरे लोगों की बुराई बढ़ी है। गांधी एक आदर्शवादी सोच के व्यक्ति थे, और उनका ये मानना था कि रेलवे ने अंग्रेजों की जो साम्राज्य है उसको बढ़ाया है। ये सही भी है कि अंग्रेजों का साम्राज्य रेलवे ने बढ़ाया था, चाहे सेना भेजना हो, चाहे रसद भेजना हो, चाहे उनको डाक भेजना हो, सब कुछ रेलवे के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह तक जा सका। हालांकि इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं कि इससे हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, लेकिन अंग्रेजों के साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी इसको एक अभिशाप मानते हैं और कहते हैं कि रेलवे ने भारत को कंगाल बनाया है। वकीलों के बारे में गांधी का मानना है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत किया है। उनका धंधा ही अनीति बढ़ाने वाला है। क्लाइंट के ख्याल में भी नहीं होगा ऐसी दलीलें वो खोज कर लाते हैं। लीडर दूसरों का दुख दूर करने के लिए नहीं बल्कि पैसा पैदा करने के लिए वकील बनते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अदालतों के जरिए अंकुश लगाया है, और अंग्रेजों ने इस गुलामी को बनाए रखने में उनकी मदद की है। गांधी जो खुद एक वकील थे, वो कहते हैं कि वकीलों ने लोगों को एक दूसरे से लड़ाया है और ऐसी ऐसी दलीलें पेश की हैं जो कि भाई भाई को आपस में लड़ाती हैं, और वकील ये चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे जिससे कि उनका पैसा बढ़ता रहे और उनकी व्यक्तिगत पूंजी बढ़ती रहे। आप देखिए कि एक वकील होते हुए भी गांधी वकीलों की आलोचना करते हैं। अब एक आदर्शवादी समाज की स्थापना के लिए उनका मानना है कि अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो दो भाई आपस में बात करके उसको सुलटा सकते हैं, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अगर वो प्रेम पूर्वक रहें तो कोई तीसरा उनके बीच में आ ही नहीं सकता है। अगर वो प्रेम पूर्वक रहें तो फिर कौन यहां पर जिम्मेदार है? दो भाई जिम्मेदार हैं। दो भाई कौन है? व्यक्ति हैं। अर्थात गांधी हर जगह पर व्यक्ति के सुधार की बात करते हैं। अगर व्यक्ति नैतिक होगा और प्रेम से परिपूर्ण होगा तो ना वकीलों की जरूरत पड़ेगी ना डॉक्टरों की। डॉक्टरों की किस आधार पर आलोचना करते हैं? डॉक्टर बनने का असली कारण तो पैसा कमाने का धंधा है। वो अपने एक पैसे की दवा के कई रुपए लेता है। हमारे शरीर में रोग होता है हमारी कमी की वजह से, और डॉक्टर हमें दवा देकर आराम देते हैं, पर रोग को जड़ से नहीं मिटाते ताकि हम फिर डॉक्टरों के पास जा सके। गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू पाया। मुगल बादशाह को भरमाने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर ही था। डॉक्टर हमारा रोग कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो फिर गांधी से पूछा जाता है कि अगर डॉक्टर ना रहे तो किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? तो गांधी ने एक किताब लिखी थी, एक छोटी सी किताब, की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी। उसमें बताते हैं कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से रहें तो हमारे पास कोई रोग आ ही नहीं सकता है। हम हवा, पानी, सब्जी खाना, इन सब चीजों का एक पर्याप्त संतुलन रखें तो हमारे पास कोई रोग नहीं आ सकता है।
गांधी पर गीता का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। वो युक्ताहार विहार की बात करते हैं, मतलब एक उचित आहार और विहार की बात करते हैं, जिससे कि उस उचित आहार विहार से व्यक्ति का शरीर और मन संतुलन में रहे। और तभी जाकर गांधी कहते हैं कि खुशी तभी मिल सकती है व्यक्ति को जब उसका मन, उसका शरीर और उसका कर्म तीनों अलाइनमेंट में हो। जो वो सोचता है, जो वो करता है, जो वो कहता है, वो तीनों चीजें अलाइनमेंट में हो तो व्यक्ति खुश रह सकता है। और यही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। और ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति अगर अच्छे से संतुलित आहार विहार करे। मतलब चाहे डॉक्टर की बुराई कर रहे हो गांधी, चाहे वकीलों की बुराई कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, उनके केंद्र में व्यक्ति है, उनके केंद्र में हिंदुस्तान का आदमी है। हर वो आदमी है जो अपने ऊपर स्वराज पा सकता है। इसीलिए शायद इस किताब का नाम हिंद स्वराज रखा गया कि व्यक्ति अगर अपने आप पे, हिंद का आदमी अगर व्यक्ति हिंद का खुद पर स्वराज पा सके तो हिंदुस्तान में स्वराज आने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमानों में बहुत दंगा होता है। उनसे पूछा गया कि हिंदू मुसलमानों में जो ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके पीछे का क्या कारण है, आखिर इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। गांधी बोलते हैं कि मियाँ और महादेव की बनती नहीं, ऐसे विचार स्वार्थी धर्म शिक्षकों और मुल्लाओं ने दिया है, रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी है। अगर मुसलमान सिर्फ यह चाहे कि हिंदुस्तान केवल मुसलमाना का हो तो यह एक सपना है, और ठीक इसी तरह हिंदू भी चाहें तो वह भी एक सपना देख रहे हैं। अगर दो भाई यह चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहे हैं तो उनके बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। अब चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुसलमान मुल्ला हो, चाहे वो वकील हो, चाहे कोई भी हो, अगर दो व्यक्ति अगर चाहे कि मिलकर रहना है तो कोई तीसरा उनके बीच नहीं आ सकता है। ये गांधी कहते थे। अब यहाँ पर भी हिंदू मुसलमानों के झगड़े में भी उनका जोर किस पर है? तो व्यक्ति पर है। और व्यक्ति का सुधार किस तरह हो सकता है? जब वो स्वराज की प्राप्ति कर लेगा। जैसे ही अपने मन और इंद्रियों पर वो संपूर्ण स्वराज कर लेता है तो न उसे वकील भरमा सकते हैं, ना डॉक्टर भरमा सकते हैं, ना अंग्रेज भरमा सकते हैं, ना ही कोई मुल्ला, ना कोई धर्मगुरु। और इसीलिए गांधी शुरू में ही जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट देते हैं वो उसमें कहते हैं कि ऐसा शिक्षा, एक ऐसा तरकीब होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को विजित कर सके और उसे कुछ काम करना आ जाए। सच्ची सभ्यता कौन सी है? उनसे पूछा गया कि सच्ची सभ्यता कौन सी है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि रोम मिट्टी मिल गया, ग्रीस सिर्फ नाम का रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के सिगंजे में आ गया, लेकिन हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। सभ्यता वह आचरण है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है, अर्थात नीति का पालन करता है। नीति के पालन का अर्थ है कि अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, यही सभ्यता है। इससे जो कुछ उल्टा है वह बिगाड़ करने वाला है। हिंदुस्तान की सभ्यता नीति में विश्वास करती है और वह ईश्वरवादी है। हिंदुस्तान के चिंतकों को चाहिए कि इसकी सभ्यता से वैसे ही चिपके रहें जैसे बच्चा माँ से चिपका रहता है। ध्यान रखिए कि गांधी ये किताब 1909 में लिख रहे हैं, ठीक। और उसके पहले इकबाल भी कह चुके हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात है? वो कौन सी बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिट रही है? गांधी यहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि हिंदुस्तान की सभ्यता जो है वही है जो हिंदुस्तान को मिटने नहीं देती है। तो कौन सी सभ्यता है हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान का एथिक्स, हिंदुस्तान की नीति, हिंदुस्तान की नैतिकता, हिंदुस्तान की जो नैतिकता को पकड़ करके, धर्म को पकड़ कर रखने का एक मजबूत विचार है, वो हिंदुस्तान को मिटने नहीं दिया है। और सच्ची सभ्यता कौन सी है? फिर वही लाइन क्या आता है, सच्ची सभ्यता वही है कि मन और इंद्रियों को वश में रख सके। मैं बार बार उन चीजों को आपके सामने ला रहा हूं जो पूरे हिंदू स्वराज में आपके सामने मिलेंगी, कि व्यक्ति का मन और इंद्रियों पर काबू हो, संपूर्ण काबू हो, तभी हिंदुस्तान में स्वराज आ सकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति में स्वराज आ जाएगा तो एक देश के रूप में हिंदुस्तान में स्वराज आने में देरी नहीं लगेगी। ये गांधी का प्रबल विश्वास था। साधन और साध्य, जरिया और मुराद। उनका कहना था कि अगर साध्य पवित्र है तो उसका साधन भी पवित्र होना चाहिए। शैतान को भजकर ईश्वर भजन का पुण्य मैं
नहीं पा सकता हूं। जैसा देव वैसी पूजा का अर्थ है। उच्चतम साध्य के लिए साधन भी उसी तरह उच्चतम होना चाहिए। गांधी की ये लाइन जो है वो हर ऐसे में, हर भाषण में और हर जगह ये लिखी पढ़ी जाती है। मैकियावेली कहता था कि अगर आपका साध्य उच्च है तो उसके लिए साधन कुछ भी आप अपनाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर गांधी कहते हैं कि अगर आपका साध्य उच्च है तो आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। जैसे देवता हैं वैसी पूजा होनी चाहिए, और अगर उस तरह का आग नहीं करेंगे तो आप नहीं पा सकते हैं। शैतान को भजन करके मैं ईश्वर का भजन का पुण्य कैसे पा सकता हूं? तो गांधी की ये लाइन जो है वो उनके पूरे हिंदू स्वराज को बता देती है। फिर उनसे जब पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि अ, अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर शासन है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उन्होंने शुरू में ही कहा था कि अगर मुझे भांग पीने का व्यसन है तो मुझे कोई भी भांग दे। एक आदमी भांग पिला रहा है मुझे, मान लो वो चला गया, तो दूसरा व्यक्ति मुझे भांग पिलाएगा तो हम तो भांग पिएंगे ही ना, क्योंकि मुझे भांग पीने का व्यसन है। तो कोई ना कोई हमें गुलाम किया ही रहेगा। अंग्रेज अगर चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई हमें गुलाम किया रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, भांग पीने का व्यसन ही छोड़ना पड़ेगा। और वो व्यसन छूट छूट कैसे सकता है? मन और इंद्रियों पर काबू कर कर। गांधी की ये पूरी किताब बहुत पतली किताब है, मन और इंद्रियों के बीच चलती है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में भी बात की है, फिर उसके बाद रेलवे, डॉक्टर, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की है। लेकिन जो इसका निचोड़ है वो ये है कि गांधी व्यक्ति पर आधारित, व्यक्ति की नैतिकता पर आधारित एक आदर्श समाज का निर्माण चाहते थे, जिसमें ग्राम स्वराज हो, जिसमें स्वराज हो, ग्राम स्वराज हो, और फिर राष्ट्र का स्वराज हो। तो दोस्तों, गांधी के बारे में मैं और भी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन गांधीवाद पर एक पूरा टॉपिक आएगा जिसमें गांधी के आदर्शों की विवेचना भी होगी, आलोचना भी होगी, और उसके बाद एक निष्कर्ष भी निकलेगा। क्योंकि गांधी एक ऐसा टॉपिक है जो कितना भी बात कर लीजिए उस पर, हमेशा बातचीत उस पर चलती ही रहेगी। जितना गांधी को पढ़ा गया उतना ही कुपढ़ा गया। तो पठन और कुपठन के बीच हमें एक बीच का रास्ता निकालना है, अपने विवेक से उसका निर्धारण करना है कि गांधी कितने सही थे, कितने गलत थे। गांधीवाद पर वो क्लास बहुत जल्द आएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ यूनिक एग्जाम आईएएस में। बहुत धन्यवाद।